रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन दो शब्द से बना है, री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है क्या? प्रोडक्शन। हाँ, तो अगेन प्रोडक्शन को ही हम लोग क्या कहते? रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब किसी जीव के द्वारा अपने जैसा नए जीव को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला जो बात हम करते उस पे देख लेते। रिप्रोडक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके लेवल में रिप्रोडक्शन क्या है भाई, अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ, खुद के जैसा नए जीव को बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इसमें लिखते हैं प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिम्स लाइक इटसेल्फ, खुद के जैसा, खुद के जैसा ऑर्गेनिम्स को बनाना, ऑर्गेनिम्स लाइक इटसेल्फ, खुद के जैसा नए ऑर्गेनिम्स को बनाना क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, तिरछा है क्या? देना अपने जैसा। फिर है ये आपका, इसका क्या महत्व है, इससे क्या फायदा होता है? तो अगला आता है इसी में ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक जो बात हो रहा है हम लोगों का, वो ये है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने का चांस है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर पकड़ना है तो सबसे अच्छा उपाय है कि थोड़ा सा जो है ना कम पढ़ते हुए, मतलब डिटेल से पढ़ते हुए कम जो है ना बातों को आराम से कर लें। तो हम इसमें जो बेसिक बात है सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या? रिप्रोडक्शन। पहला बात है। दूसरा बात, इसमें होता क्या है? नए ऑर्गेनिम्स बनते हैं खुद के जैसे। दूसरा बात, इसका महत्व क्या है? तो यहां पर हम लिखते इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है? सबसे पहले तो इससे क्या होता है? जीवों की जनसंख्या बढ़ती है, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स। पहला बात तो यह है कि जीवों की संख्या बढ़ती है। दूसरा जो बात है, इससे और क्या फायदा होता है? तो जीव जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, मतलब कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस होता है। तो सेकंड जो बात इसमें होगा वो होगा कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। जैसे अगर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है या किसी भी जीव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का ये महत्व है कि वो जीवों की संख्या को बढ़ाता है। और दूसरा जो महत्व है वो ये है किसी भी पीढ़ी को बनाए रखता है। सोचिए अगर हमारे दादाजी या उनके जो पीछे के जो पीढ़ी था उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता? हमारे पिताजी नहीं होते, हमारी माँ नहीं होती, हम नहीं होते, अर्थात वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बने हुए हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो कंटिन्यू हो रहे हैं, वो किसके कारण होते हैं? रिप्रोडक्शन के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो बात है, तीसरा, इसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। देखो, ठीक है,
नए नए प्रकार के जो है ना गुण उनमें उत्पन्न होता है। और तो और क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, मतलब कि नए प्रकार के जीवों का निर्माण होता है। हाँ, एक और कर सकते हैं, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स, तो ये चार जो है ना इसका महत्वपूर्ण बात है। आपको बहुत भारी तो है नहीं कि आपको याद नहीं हो सकता, आराम से आप दिमाग में रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात सबसे पहला क्या है, तो भैया इससे जनसंख्या बढ़ती है। जो भी जीव हैं इस संसार में उनकी संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण या सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन का पहला महत्व है कि इससे जनसंख्या बढ़ता है जीवों का। दूसरा, कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन होता है, जीव जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस, इससे जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और जो चौथा बात है, जैसे हम अपने माँ बाप से अलग हैं, अगर आप अपने माँ बाप से अलग हो, या और जो जीव हैं एक दूसरे से जो अलग अलग हैं, किसके कारण, रिप्रोडक्शन के कारण। नहीं तो ऐसे क्या होता, सब अगर एक ही सांचा से बनता, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता, सारे जीव एक जैसे हो जाते। इससे इवोल्यूशन भी होता है, मतलब जो आपका पूर्वज है वो अपने तरह का नया जीव तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ उससे नए प्रकार के जीवों का भी निर्माण होता है। हम पढ़ेंगे इसके बाद का जो चैप्टर है जेनेटिक्स या इवोल्यूशन जिसमें है पढ़ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये माना जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आपका कैसे, कहां से कैसे कैसे बढ़े हैं। माना यह जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे, सिंपल थे, और उनका उत्पत्ति कहाँ हुआ था, पानी में हुआ था, सी वाटर में हुआ था। उससे जो है ना क्या बना, ब्लू ग्रीन अलगी बना, साइनोबैक्टीरिया बना, साइनोबैक्टीरिया से जो है ना वो अलगी बना, ब्रायोफाइट्स बने, टेडोफाइट्स बना, इसी तरह से जो है ना आगे बढ़ा। और तो और वो जो बैक्टीरिया था, जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट से फिर आपका मोनेरा जिसको बोलते हैं हम, उससे जो है ना प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा से जो है ना वो आपका फंजाई, अलगी फंजाई बना, प्लांट्स बना, एनिमल्स बने, ये सारे के सारे जो है ना वहां से डेवलपमेंट हुआ है। तो आगे हम अगला चैप्टर में कुछ देखेंगे उसके बारे में। तो इवोल्यूशन जो हुआ है, एक से जो अलग अलग प्रकार के जीवों का निर्माण होता है, नए जातियों का जो निर्माण होता है, नए स्पीसीज का जो निर्माण होता है, उसके लिए जिम्मेवार एक कारक होता है कौन, रिप्रोडक्शन। ये इसका महत्व है। तो यहां तक आपका जो है ना, आपका ये क्या हो गया, महत्वपूर्ण बात हो गया। अब इसमें एक एक पॉइंट और आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, नए जीव बनते हैं पुराने जीवों के जैसे। तो आखिर रिप्रोडक्शन में घटना क्या होता है, उसका इवेंट क्या है, उसमें क्या होता है कि नया जीव बन जाता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है। ठीक है, उसमें कुछ तो होता होगा जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जीवों की संख्या बढ़ जाती है, कुछ बात तो होता होगा। और माना यह जाता है कि यहां पर दो प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक जीव हैं, हमें अगर रिप्रोडक्शन होना है तो रिप्रोडक्शन होने में दो प्रक्रिया होगी। पहली प्रक्रिया तो यह होती है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोग डीएनए आरएनए बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता क्या है कि जो जीव होता है जिसमें रिप्रोडक्शन होना होता है, उसमें आपका हेरिडिटरी मटेरियल जिसको बोलते हैं, मतलब कि जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है, उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। पहला बात तो ये होता है। और दूसरा बात क्या होता है, उसमें जो सेल होता है बॉडी में वो डिवीजन करता है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इवेंट्स होता है। पहला इवेंट्स होता है कि जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ और जो केमिकल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स,
उनकी मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरी घटना क्या होती है? सेल डिवीजन होता है। तो यहां पर लिखते हैं एक सब हेडिंग, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में घटनाएं। तो सबसे पहली घटना जो होगी वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कौन होता है भाई? डीएनए होता है या आरएनए होता है? इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम डिटेल से, ठीक है। इंक्रीज इन जेनेटिक मटेरियल एंड अदर केमिकल्स। और जो दूसरे केमिकल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? सेकंड, सेल डिवीजन्स। तो अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? अभी तक हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन है क्या। तो बताए नए जीवों का खुद क्या करना, अपने जैसा नए जीवों का बनाना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। और दूसरा जो है, इसमें इंपॉर्टेंस इसका क्या था? तो इससे जीवों की संख्या बढ़ती है। तीसरा जो पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण, वो क्या है? इससे जनरेशन जो है ना वो कंटिन्यू करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीव बना हुआ है वो किसके कारण है? रिप्रोडक्शन के कारण है। और जो तीसरा बात क्या बताया और उसमें कि इसमें डेवलपमेंट होता है वेरिएशंस का, नए नए वेरिएशंस आते हैं। और चौथा जो बात इसमें है कि ये इवोल्यूशन में मदद करता है, मतलब नए प्रकार के जीवों के निर्माण में मदद करता है। रिप्रोडक्शन में होता क्या है? तो जनसंख्या बढ़ती है, ये तो बताएंगे, लेकिन घटना क्या घटता है वहां पर? तो आराम से बताएंगे। वहां पर दो घटनाएं घटती हैं। पहला तो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा क्या होता है? सेल डिवीजन। देखो इसमें हम आगे बढ़े, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो इसके लिए हम कुछ आपको सेल डिवीजन का टाइप्स पढ़ा देते हैं। पहले थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि यहां पर बोर्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये इससे आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि गैमिट निर्माण के समय, गैमिट सिंथेसिस, गैमिट फॉर्मेशन के समय कौन सा सेल डिवीजन होता है? या बोलेगा मियोटिक सेल डिवीजन क्या है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है या कम होती है, ऐसे करके। तो थोड़ा सा हम सेल डिवीजन के बारे में देख लेते हैं ऑफ रिकॉर्ड होकर, मतलब नोट कर कर, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। नोट, सबसे पहले हम सेल डिवीजन का बात कर लें। सेल डिवीजन, आपके मन में आएगा सेल डिवीजन है क्या, ठीक है। तो डिवीजन इन सेल या डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का बंटवारा होना क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। अब ये जो डिवीजन ऑफ सेल्स होता है या सेल डिवीजन होता है, कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है एक है मियोसिस। मियोसिस बार बार आएगा आगे कि मियोसिस के द्वारा गैमीट बना, तो आपके मन में दिक्कत होगा, आपको जो है ना समझने में दिक्कत होगा। इसी को मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। मियोटिक डिवीजन, ठीक है। ये क्या है भाई? देखो कोई सेल है, ये मान लेते हैं, उससे में अगर कोई डिवीजन हो और उससे दो सेल शुरुआत में बनता है और फिर एक और डिवीजन होता है तो 4 सेल बन जाता है ऐसे। तो एक सेल से कितना सेल बन गया? 4 सेल। इसमें आपका मियोसिस होता है, इस प्रकार से होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इतना तो आपको नहीं पढ़ना है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है
केवल जो बात लगाना है दिमाग में वो ये है क्या कि एक मियोसिस के द्वारा कितना सेल नया बनता है? 4। रेशियो कितना आता है? 1:4 का। एक डिवीजन से कितना नया सेल बनेगा? 4। क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो आधी हो जाती है। मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल से हम समझना चाहेंगे इसको थोड़ा सा। अगर आपको याद हो हम लोगों के सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? 46। और डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब आपको पहले भी बताए थे, 2 सेट है ना। 46 होता है और 2 सेट होता है। एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। ये जो मदर का सेट होता है उसको मैटरनल सेट कहते हैं, जो फादर से आता है उसको पैटर्नल सेट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आपका है 46, अगर मियोसिस होता है तो जो 4 सेल्स बने हैं ये क्या बना है? 4 डाउटर सेल्स। डाउटर सेल्स बना है। ये चारों डाउटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगा। वहां कितना लिए थे? 46। हो कितना जाएगा? 23। और एन हैप्लॉइड एक ही सेट बनेगा। ठीक है। तो अब आएगा आगे कि मियोसिस डिवीजन हुआ। आपके दिमाग में क्या बात आ जानी चाहिए? सेल डिवीजन इन विच 1 सेल रिजल्ट्स इन 4 सेल्स, 4 न्यू सेल्स, है ना। एक सेल से कितना नया सेल बना? 4 नया सेल्स बनता है। और क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? तो जितना है उससे आधा चारों में। मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा? इस यहां से अच्छा रहेगा यहां लिखना 23, 23, 23 और 23, सब में 23, 23, 23। ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या ऐसी हो गई। और ये सेल कैसा है? एन हो गया। 2n के जगह पर एन हैप्लॉइड, मतलब उसमें क्रोमोसोम अब कितना सेट में होगा? केवल एक सेट में होगा। तो ये आपको रिप्रोडक्शन में एक डिवीजन बताया जिसका नाम था मियोसिस। ठीक है। अब हम उसमें क्या बताए थे? गैमिट बनता था समानता उससे। और इससे क्या होता है? ग्रोथ होता है। इसमें ये क्या करता है देखो बता देते हैं पहले, उसके बाद दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नीचे लिख लेंगे एक लाइन। इसमें कोई एक सेल था, एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना बाबू, उसमें भी एग्जाम्पल से बताए थे आपको। तो एक एग्जाम्पल ले लो, AEG फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लेते हैं एक सेल है, मान लीजिए अपना ही बॉडी का सेल ले लेते हैं। अब वो जो सेल है उसमें क्रोमोसोम 46 है, 2n है। ठीक है, जैसा कि पीछे दिए थे। ये जब होगा माइटोसिस जब होगा तो केवल एक बार डिवीजन होता है इसमें। उसमें आपको कितना बार बोले थे? 2 बार। तो जब एक माइटोसिस होगा, एक मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, 2 बार डिवीजन होगा तब एक मियोसिस पूरा होता है, ध्यान रखना है। जबकि एक माइटोसिस में सिर्फ एक बार डिवीजन होता है और कितने नए सेल्स बनते हैं? 2 नए सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम की संख्या इसमें जितना था उतना रह जाएगा। 46 था ना बाबू, तो यहां भी कितना रह जाएगा? 46। अर्थात हम अगर खड़े हैं, हमारे जो है ना, हमें हमारे बॉडी में या हमारे सेल्स में अगर मियोसिस होगा तो जो सेल्स बनेंगे वो कितना बनेंगे? 4 बनेंगे। एक सेल से कितना सेल? 4 सेल्स। क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी। तो हमें 46 था, तो हमसे जो मियोसिस से जो सेल्स बना होगा उसमें कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर माइटोसिस होगा तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित नहीं होगी। और कितना क्रोमोसोम कितना नया सेल बनेगा? तो 4 नया सेल्स बनेगा। ठीक है। तो अगर माइटोसिस होगा कहीं भी तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल। देख रहे हो संख्या बढ़ रही है। और जितना बड़ा ये सेल रहेगा उतना ही बड़ा ये भी बनेगा, ध्यान रखना। फिगर में थोड़ा कम भी छोटा बड़ा हो गया होगा।
क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, 46 वहां भी, 46 यहां भी। ठीक है, अब आगे जो बात करते हैं कि मियोसिस कहां होता है, माइटोसिस कहां होता है। देखो, मियोसिस होता है, मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन। जहां भी गैमिट बनने का बात होगा तो आंख बंद करके अब बता देना कि वहां पर कौन सा डिवीजन हुआ था, मियोसिस। मियोसिस के द्वारा गैमिट बनता है। कुछ एक को छोड़ दे तो, जैसे अलगी है, फंजाई है, उसमें माइटोसिस से गैमिट बनता है, क्योंकि उसका बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो वो आपको यहां पर नहीं आएगा, आपके लेवल में इतना ही ठीक है कि जैसे ही आप में पूछेगा गैमिट फॉर्मेशन होने के लिए, मानी भरने वाला आ गया आपको, या एक नंबर का टिक मारने वाला आ गया, तो क्या लिखो, गैमिट फॉर्मेशन के लिए कौन सा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस। लेकिन ग्रोथ के लिए तो यहां पर लिख देंगे माइटोसिस रिजल्ट्स इन ग्रोथ, ग्रोथ। जैसे आप छोटा बच्चा थे, छोटा बच्चा से आप इतना बड़ा हो गए, ठीक है, छोटा सा पौधा होता है, छोटा सा पौधा है एकदम, और वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ उसका साइज किस डिवीजन से बढ़ रहा था, मियोसिस से कि माइटोसिस से, आप आंख बंद करके बताना भैया माइटोसिस से। ग्रोथ जहां भी होगा, विकास, इंक्रीज इन साइज एंड शेप, ये बात जहां भी आएगी वहां पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस बताओगे। आंख बंद करके मियोसिस नहीं बताओगे, माइटोसिस बताओगे। लेकिन जहां पर गैमिट बनने का बात आएगा तब कौन होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, ये दो डिवीजन आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक और थोड़ा बहुत आ जाता है, कहीं कहीं हो सकता है आप में भी आ जाए, आएगा, पॉलीप्लॉइड का बात आता है, तो एक डिवीजन और देख लेते हैं यहां पर। एक है सी माइटोसिस, ऐसे बड़ी कम चांस है आने का, लेकिन थोड़ा सा देख लेने में ज्यादा बुराई नहीं है, और बड़ी आराम से आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये जो है ना, कॉमन इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट में जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं ना, उसमें ये कॉमन होता है। तब बोलोगे इसमें खासियत क्या है भाई, इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होता है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक सेल ले लेते हैं, सेल ले ली, इसमें क्रोमोसोम जो है ना वो कितना है, 2n है, डिप्लॉयड मान लेते हैं 20 है। अब लोग सर 46 क्यों नहीं ले रहे हो, तो हमें सामान्यतः सी माइटोसिस नहीं होता है, सामान्य रूप में ये पौधों में होता है, जानवरों में बहुत कम, काफी कम होता है। तो मान लेते हैं 20 है इसमें, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल में हम कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें अगर सी माइटोसिस होगा तब क्या होगा, सेल की संख्या नहीं बढ़ती है, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, जस्ट डबल हो जाएगा। कितना था बाबू, 2n था तो कितना हो जाएगा, 4n, 20 था तो कितना हो जाएगा, 40। अगर 46 होता तो जस्ट उसका दुगना कितना हो जाता, 92। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि सी माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, सेल की संख्या नहीं बढ़ती। हाँ, अब इसको माइटोसिस करवाएंगे तो सेल की संख्या बढ़ेगी, अर्थात इसमें अंदर में ही विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इंडोमाइटोसिस कहते हैं। आप बोलोगे सर ये ऐसा कहीं होता है क्या, उदाहरण कुछ बता दीजिए। भैया आप देख रहे होंगे, पहले अपने गार्जियन से पूछना, वो बताएंगे कि पहले की जो मूली होती थी पतली होती थी, छोटी होती थी। आज मूली देखिए कितना बड़ा बड़ा, एक हाथ का बराबर, उससे भी बड़ा बड़ा मोटा सा मूली आता है। यह सब सी माइटोसिस से बनाया गया है। पहले की जो लौकियां होती थी छोटी होती थी, पतली होती थी, आज लौकी देखिए आदमी के बराबर हो जा रहा है।
ये जो है ना, ये बनाया गया है सी माइटोसिस से। अरे उसको तो छोड़ दीजिए, आप जो गेहूं खाते हो वो सी माइटोसिस से बना है, इंडोमाइटोसिस से। अगर सी माइटोसिस नहीं होता तो गेहूं का दाना काफी महीन होता, पतला सा होता। आज देखते हो कितना मोटा सा होता है, वो आपका इंडोमाइटोसिस, सी माइटोसिस से बना है। इससे क्या बनता है, पॉलीप्लॉइड बन जाता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या जो है तिगुना या चरगुना से भी ज्यादा हो जाता है। आपका जो गेहूं में अभी वो उसमें क्रोमोसोम 6n है, 6 गुना है हैप्लॉइड का। अब ध्यान रखिएगा, मतलब 6 गो सेट है। हम कितना सेट का भी बात कर रहे हैं, 2। आपको अगर याद होगा, पीछे का भूल गए होंगे अगर, तो थोड़ा सा एक बार हम री करना चाह रहे हैं आपको, कि अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत भी, तो बताए थे कि एक जैसा कितना है इसमें, उंगलियों में देख लो, एक जैसा कितना है, एक है। ठीक है, तो एक जैसा अगर एक ही क्रोमोसोम हो और पूरा जो समूह है उसको क्या बोलते, सिंगल सेट बोलते, हैप्लॉइड बोलते। अब देखो एक जैसा कितना हो गया, 2, तो ये क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड। हाँ, डिप्लॉयड। ठीक है, डबल सेट। एक सेट जो है ना वो कहां से आया, मां की तरफ से। एक सेट कहां से आता है, पिता की तरफ से। हम लोगों में कितना है, 46 क्रोमोसोम है, उसमें 23 जो है ना सेट वो आया है मां से, 23 का सेट आया है कहां से, पिता से। दोनों आपस में मिल गए तो कितना हो गया, 2 सेट हो गया, डिप्लॉयड हो गए हम। और कितना क्रोमोसोम संख्या, 46। यहां पर कितना है, 10 है, लेकिन सेट इसको भी 2 बोल रहे हैं। हाँ, पूरा समूह आपका 2 आया यहां पर। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हैप्लॉइड में मतलब एक जैसा, उसमें कितने होंगे क्रोमोसोम, एक ही होंगे। एक जैसे क्रोमोसोम कितने होंगे, एक होंगे, तो हैप्लॉइड सेट है ना। और अगर एक जैसे 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेट। नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है उसमें क्रोमोसोम कितना सेट में होता है, 2 सेट में होता है। डिप्लॉयड होता है जिसमें एक मां की तरफ से आता है और एक कहां से आता है, पिता की तरफ से आता है। ये आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का बात बता रहे थे, और ये आपको कुछ मियोसिस माइटोसिस का बात बता रहे थे। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये काम देगा। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नीचे एक सब हेडिंग शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ क्या, टाइप्स ऑफ। देखो, बायोलॉजी में किसी भी शब्द के पहले ए लग जाए या एन लग जाए तो मतलब होता है विदाउट। विदाउट प्रीफिक्स के रूप में ए या एन किसी शब्द के पहले लग जाए। आप लोग तो अंग्रेजी के चैंपियन हो, सब जानते होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। पहले, किसी भी शब्द के पहले तो प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स, प प्री, है ना, पहले प्रीफिक्स। तो किसी भी शब्द के पहले अगर ए या एन लगे तो उसका मतलब होता है विदाउट। लेकिन अगर, अब यहां पर और बात करते हैं हम, सफिक्स का बात छोड़ देते हैं। सफिक्स कहां लगता है, पीछे लगता है। किसी भी शब्द के पीछे कोई चीज लग जाए तो क्या हो जाएगा, सफिक्स। ठीक है, तो हम यहां आ रहे थे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। ये मतलब विदाउट, किसके बिना, तो सेक्स सेल के बिना या गैमिट के बिना। मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमिट नहीं बनते उसको क्या कहते हैं, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमिट बनता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर अंतर कर देंगे, पहले बोल देते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमिट का निर्माण नहीं होता। लेकिन वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमिट का निर्माण होता है उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिसमें सेक्स पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या अंग पाए जाते हैं। अर्थात उसमें आपका मेलनेस और फीमेलनेस का बात होगा।
जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का बात नहीं होता, वहां पर डिफरेंशिएशन मेल और फीमेल के रूप में नहीं होता। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है, आराम से बता देना। पहले एक तरफ एसेक्सुअल कर लेते हैं, सेक्सुअल, और एक तरफ कर लेते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल क्या बाबू? रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बात जो यहां पर होगा वो क्या होगा? नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। ठीक है, सेक्स सेल्स या गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स, ठीक है, जिसमें कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें आपका सेक्स सेल्स या गैमेट्स बनेगा उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सेक्स सेल्स क्या है, गैमेट क्या है, आगे बताएंगे जस्ट इसी में। ठीक है, ज्यादा चिंता नहीं करना है। तो वैसे रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स या गैमेट नहीं बनेगा उसको एसेक्सुअल बोलेंगे। अब दूसरा अंतर में देखते हैं। नो मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें नहीं तो मियोसिस होता है और नहीं फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? मियोसिस के द्वारा क्या बनता था? गैमेट बनता था। मियोसिस के द्वारा गैमेट फॉर्मेशन होता है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, दोनों होगा। अगला बात जो करते हैं थर्ड अंतर में, नो जनरेशन ऑफ वेरिएशंस। और इसमें डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, एक पॉइंट और यहां पर लिख सकते हो, वर्स्ट ना, सबसे पहले लिखो प्रिमिटिव एंड वर्स्ट। नहीं, ऐसे करते प्रिमिटिव एंड नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्स सेल्स या गैमेट बनते हैं। स्पेशल सेल है जो आपका फ्यूज करता है आपस में, उसको कहते हैं सेक्स सेल्स या गैमेट। आगे देखेंगे। इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मियोसिस अभी आपको बताए थे, क्रोमोसोम की संख्या कम कर देगा, आधा कर देगा, और सेल की संख्या 4 गुना बढ़ा देगा। वो डिवीजन यहां नहीं होने वाला है। फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला है। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें आपका मियोसिस भी होगा, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा, और गैमेट आपस में फ्यूज भी करेंगे, फर्टिलाइजेशन भी होगा। इसमें आपका वेरिएशन डेवलप नहीं होता, मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती।
इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो बात और हम नीचे लिखना चाह रहे थे उसको भी समझा देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती और इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो ज्यादा अच्छा तो एसेक्सुअल है कि विभिन्नताएं नहीं होगी, सारा का सारा बच्चा एक जैसा। सर इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है कि इसमें चूंकि वेरिएशन नहीं होता है उत्पन्न, इसलिए एडेप्टिबिलिटी कम हो जाता है। एडेप्ट करने का, अनुकूलन करने का क्षमता कम हो जाता है। और तो और नए प्रकार के जीव नहीं बन पाते, इवोल्यूशन होने का चांस खत्म हो जाता है। और तो और इसमें और क्या खराबी है, इसमें जो नेक्स्ट खराबी है वो ये है कि ये समय तो काफी कम लगता है इसमें, लेकिन ये जो है आपका प्रकृति के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। प्रकृति किसको सपोर्ट करती है? जो वेरिएशंस लाता है, परिवर्तन लाता है। आप जब पढ़ोगे ना, आपको हम पहले भी बोले थे कि बायोलॉजी जो है ना सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, बायोलॉजी जीने का चीज है। प्रकृति साफ कहती है कि जो अपने आप में विभिन्नताएं लाता है वही आपका इस संसार में जी पाता है या जिएगा। जो अपने आप में विभिन्नताएं नहीं ला पाएगा वो समाप्त हो जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं नहीं आता, प्रकृति इसलिए इसको नहीं सपोर्ट करती, इसको वर्स्ट मानती है। बैड भी नहीं, वर्स्ट मतलब एकदम खराब। हाँ, और इसको पूरा सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्नताएं लाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सिर्फ विभिन्नताओं से क्या फायदा है। आपकी किताब में थोड़ा सा आया है बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बढ़िया कौन है और क्यों है। हम थोड़ा सा उसको यहां पर समझा देना चाह रहे हैं, उसके बाद लिखने का बात करेंगे। देखो ये दोनों हाथ को देख लो, सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा। इन दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां हैं। इस हाथ को परिवार मानो, एक परिवार है। इस हाथ को दूसरा परिवार समझो। इन दोनों के 5-5 बच्चे हुए हैं। दोनों पड़ोसी थे, दोनों के 5-5 बच्चे हुए, बड़ी बढ़िया संयोग था। ठीक है, अब ये इस हाथ का बात करते हैं। ठीक है, इनके जो 5 बच्चे थे काफी मेहनती थे, काफी पढ़े लिखे, और सब 5 के 5 जो है ना कोई एक क्षेत्र में चले गए। चाहे तो डॉक्टर बन गए, चाहे इंजीनियर बन गए, या आपके मन में जो बात होगा वो बन गए। कोई किसान बन सकते हैं 5 के 5, हो सकता है 5 के 5 फौज में चले जाएं, आईएएस ऑफिसर बन जाए, कुछ जो मानना है मान लो। 5 एक ही चीज बने, लेकिन चाहे तो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे आईएएस बने, ये 5 के 5 एक ही फील्ड में चले गए। दूसरा हाथ पे आते हैं। दूसरा जो पड़ोसी था उसका भी 5 बच्चा हुआ। इन 5 बच्चों में से एक बच्चा जो था वो डॉक्टर बन गया, दूसरा बच्चा जो था वो इंजीनियर बन गया। वेरिएशन देखो, वेरिएशन है। ये 5 एक ही तरह का बने तो क्या वेरिएशन है? क्या विभिन्नताएं हैं? क्या विभिन्नताएं यहां नहीं है। यहां सब के सब एक जैसे हो गए, सेम टू सेम, फोटोकॉपी। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं? एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक जो है ना आपका आईएएस बन गया, एक जो है ना आपका किसान बन गया, और एक जो था वो बेचारा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो क्या हुआ, रोड छाप बन गया, मान लेते हैं लफुआ बन गया। 2 था पिटाता था, 2 था पीटता था किसी को, रोडपति बन गया। करोड़पति नहीं, रोडपति, है ना। अब ये पांचों अलग अलग तरह के बन गए। एक डॉक्टर, एक मान लेते इंजीनियर, जो मानना है मान सकते हो आप, एक इंजीनियर, एक पुलिस वाला मान लेते बन गया, एक क्या बन गया, एक आपका किसान बन गया, और एक क्या बन गया, लफुआ बन गया। अब ये 5 के 5 भाई या 5 के 5 बहन जो भी हो, खूब मेहनत किए और दोनों परिवार में खूब कमाने लगे, खूब पैसा आने लगा। अंततः अगल बगल के कुछ जो दुश्मन थे उनका नजर पड़ा। अब ये जो 5 थे वो डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, चाहे जो भी एक फील्ड में होंगे। मान लेते हैं ये 5 के 5 इंजीनियर थे। समय का बात था, इनके गार्जियन को, माँ बाप को हार्ट अटैक आया, या ब्रेन हेमरेज आया, या आंख खराब हो गया, या बुखार लग गया। अब ये 5 इंजीनियर क्या अपने माँ बाप का देखभाल ठीक से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, अक्षम हो गए। अब यहाँ पर इनको किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये परिवार सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब मान लेते हैं इन 5 को मकान बनाना। इस परिवार में आया समस्या, पैसा आया, परिवार बड़ा हो गया, अब थोड़ा मकान बनाना है। ये 5 इंजीनियर थे, आराम से नक्शा बना सकते हैं, बढ़िया मकान बना सकते हैं, इसमें ये सफल हो गए। अब मान लेते हैं पैसा भी खूब कमाए थे, 5 इंजीनियर थे,
क्या हुआ, बगल वाले एक रंगदार का नजर आ गया, यार पैसा वाला आदमी है, चलो कुछ कुछ रंगदारी मांगते हैं। अब इससे कहा कुछ रंगदारी पहुंचा दे, हाँ 10 करोड़ 20 करोड़ या जो भी हो, बोला कि ये जमीन जो है ना हमको दे दो। अब ये पांचों इंजीनियर बेचारे या तो पुलिस के पास जाएंगे या किसी और दूसरे रंगदार के पास जाएंगे या फिर पैसा पहुंचा जाएंगे। ठीक है, यहां भी असफल हो गए। देखिए चेंज इन इन्वायरमेंट, वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, क्वेश्चन बदल रहा है और उसका आंसर भी बदलना है, लेकिन बेचारे ये नहीं बदल पाएंगे। ये तो इंजीनियर है, जहां भी जाएंगे इंजीनियरिंग का शान बखानेंगे। ठीक है, इसको देखो, इस तरह से इसमें कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पांचों इंजीनियर थे, भोजन चाहिए बढ़िया, आज क्या हो रहा है, खेतों में कीटनाशकों का उपयोग काफी हो रहा है, तो जो भी भोजन उत्पाद है उसमें कीटनाशक ज्यादा होते हैं और तो और उर्वरक ज्यादा होते हैं, आपके बॉडी के लिए वो हानिकारक है। अब इनको बढ़िया भोजन चाहिए था, बढ़िया आलू चाहिए था सब्जी के लिए, बढ़िया जो है ना चावल चाहिए था। क्या ये संभव है, कर पाएंगे? इनको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, अर्थात उसमें भी ये परिवार फ्लॉप कर रहा है। लेकिन इस परिवार को देखो, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, एक जो है ना जो मानना है ऑफिसर मानना है मानो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर था, जो भी हो, हाँ एक जो है ना आपका क्या था, किसान था, एक और वो एक बदमाश बना, मान लेते हैं। अब इस परिवार को देखते हैं, हुआ क्या, इसके इसके परिवार में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया। क्या आया, इसके माँ बाप को या इसके परिवार के किसी सदस्य को हार्ट का अटैक आया, ब्रेन का हेमरेज आया, हाँ हिमोरेज है ना, या फिर कोई और डिजीज आया, तो बताओ डॉक्टर है तो क्या करेगा, अपने परिवार को देखभाल कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को ये सॉल्व कर दिया आराम से, इस समस्या से आराम से परिवार क्या होगा, निपट लेगा। दूसरा है मकान बनाना था, अगर इंजीनियर है तो दूसरा भाई क्या करेगा, बढ़िया नक्शा बनाएगा और आराम से घर बना लिया, ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अगर जो है ना ये मान लेते हैं तीसरा भाई जो है ना वो पुलिस में है या ऑफिसर है, कोई मान लिया कोई रंगदारी मांगा, तो क्या होगा, उससे ही समझ लेगा कि हम अपने रंगदार हैं, पुलिस में है, हाँ कोई डर से पुलिस वाले से रंगदारी जल्दी मांगने नहीं आएगा, तो उसमें भी ये निपट लिया। या फिर ये भाई समझ लेगा उसको, हाँ ये बोलेगा हम तो अपने माल हुआ है, हमारे घर में रंगदारी, तो समझ लिया। और जो भोजन का बात था वो आपका किसान समझ लेगा। तो देखो इस परिवार में क्या है, विभिन्नताएं हैं, ये परिवार क्या करेगा, आराम से एडजस्ट कर जाएगा उस वातावरण में। लेकिन ये परिवार एक ही तरह का, सारे के सारे लोग जो अपने आप को तेज समझ रहे थे वो सब के सब बिखर जाएंगे या उस जगह को छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। इसीलिए डॉक्टरों के घर में जो डॉक्टर का बाल बच्चा डॉक्टर 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 बन जाता है, अंततः उनको यहाँ छोड़कर विदेश भागना पड़ जाता है, छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में भागना पड़ता है, क्योंकि पैसा आता है और परिस्थितियों से वो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें विभिन्नताएं हैं नहीं। इसलिए हम प्रत्येक परिवार को बोलते हैं, आप लोग को भी बोलते होंगे, आपके घर में अगर 2-3 भाई होंगे, चचा होंगे, तो क्या चाहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो है ना पिताजी इतना कमा रहे हैं, चचा मेहनत नहीं कर रहे हैं, नहीं, विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं को एक करने का कोशिश मत करो, सब में अलग अलग गुण है, कैरेक्टर है, उसको उसी अनुसार से क्या करो, अपना लो, तो परिवार आपका क्या होगा, संकट मुक्त रहेगा। किसी को बदमाश रहने दो, किसी को खूब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने दो, किसी को किसान रह जाने दो, लेकिन सब में प्रेम खूब हो, तभी ये परिवार सफल रहेगा। और इस तरह का प्रेम हो जैसे ये यहाँ पर ये मुट्ठी में आता है, तो ताकत इतना जबरदस्त हो जाता है कि ये किसी का भी जो है ना जबड़ा तोड़ जाता है। तो हम आपको एक बात कहते हैं कि भारत जो है शुरू से क्या था, सामाजिक था। इसके परिवार में जो लोग थे अलग अलग तरह के काम में करते थे, कोई किसान का काम करता था, कोई बाहर से पैसा कमाकर नौकरी करता था बाहर में, कोई जो है ना वो आपका क्या करता था, कोई आपका पुलिस में होता था, कोई जो है ना दूसरे काम में लगा रहता था, और इससे पूरा का पूरा परिवार संगठित होकर आगे बढ़ता था। आज हम लोग जो है ना नया थीसिस ला दिए हैं, हम एक हमारे एक। इससे क्या हुआ है, हमारा अनुकूलन क्षमता कम होता जा रहा है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और क्या होता जा रहा है, परिस्थितियों से झेल नहीं पाते हैं, तो कभी आत्महत्या कर लेते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी भगा ले जाते हैं। ठीक है, तो खैर हम ये आपको कर लिए होंगे, थोड़ा सा इसको अंतर को लिख के और बंद कर देते हैं। नो एडेप्टेशन and
इसमें लिख दिए थे वेरिएशंस वगैरह। एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। एडेप्टेशन और इवोल्यूशन के लिए क्या होता है? बैड होता है, वर्स्ट होता है। और ये क्या होता है? हेल्प्स इन एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अभी आपको बताए, नए प्रकार के जीवों का बनना पुराने जीवों से। ठीक है, एक चीज और लिख देते हैं, ये क्या होता है? फास्ट या क्विक, क्विक बट, ये छोड़ देते हैं, इतने पर काफी। क्विक होता है, क्विक प्रोसेस। तो सबसे तेजी से होने वाला प्रोसेस कौन है? एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो होता है ना, वो क्या होता है? स्लो एंड ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ये काफी लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। ठीक है, ये इसका डिमेरिट है, लेकिन तब भी ये करता है। तो देखो, बहुत ज्यादा हम अंतर नहीं बताना चाहेंगे, सिर्फ जो है ना, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या कि ए सेक्सुअल में क्या नहीं होता है? सेक्स सेल्स नहीं बनते, मतलब उसमें मेल और फीमेल का बात नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल में मेल और फीमेल का बात होगा। इसमें मियोसिस नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होगा। इसमें वेरिएशन नहीं होगा, इसमें वेरिएशन उत्पन्न होगा। वेरिएशन से क्या फायदा है? एडेप्टेशन बढ़ता है। तो चूंकि इसमें वेरिएशन नहीं होगा तो एडेप्टेशन नहीं होगा, इवोल्यूशन के चांस नहीं होंगे। ये काफी स्लो, काफी क्विक होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका बड़ी कम आपका इसमें प्रोसेस है, जबकि ये क्या होता है? स्लो है और लॉन्गर ड्यूरेशन लेता है। ये आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर है। ठीक है, तो यहां तक हम कर लेते हैं। आप लोग क्या करना, किताब देख लेना, अगला दिन जो है ना, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग पढ़ के आएंगे।